अपवर्तन के पश्चात जैसे मान लीजिए ये किरण इस तरीके से जाती है और ये इधर, ठीक है, इनको पीछे मिलाने पर ये स्रोत S1 से आती हुई प्रतीत होंगी, इसी तरीके से इस पर आपतित होंगी। तो अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, हाँ, तो इस पर भी आपतित होंगी। अपवर्तन के पश्चात उनको पीछे मिलाने पर वो स्रोत S2 से आती हुई प्रतीत होंगी। इसके लिए मैंने ये मान लिया हम यहाँ पर विचलन कोण डेल्टा, तो ये भी कितना हो जाएगा विचलन कोण डेल्टा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, स्लिट S1 व S2 के बीच की दूरी d मानते हैं हम। यहाँ पर हमें जो व्यतिक्रम प्रारूप मिलता है पर्दा, इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, S1 S2 से लेके यहाँ तक की दूरी कैपिटल D, यंग में भी यही लिया था आपने। अब मान लीजिए यहाँ से इस प्रिज्म के बीच की दूरी है A और इस प्रिज्म से यहाँ इसकी दूरी है पर्दे की B, तो आप D इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, A प्लस B। फ्रेनेल का द्विप्रिज्म प्रयोग तो मैंने कल आपको बता दिया, यहाँ पर हम डेरिवेशन करेंगे। फ्रेनेल के इसी का अनुप्रयोग है, फ्रेनेल के द्विप्रिज्म प्रयोग में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, ठीक है। इसमें अब देखो, जो यहाँ से प्रकाश आपतित हो रहा है उस प्रकाश की हमें क्या निकालनी है, तरंगदैर्घ्य निकालनी है। अब आपको पता है यदि अल्फा जो है इस प्रिज्म का प्रिज्म कोण है, दोनों का ही अल्फा प्रिज्म कोण है, अपवर्तनांक कितना है, म्यू है। तो यदि कोई अल्फा प्रिज्म कोण वाला कोई प्रिज्म है और उसका अपवर्तनांक म्यू है, तब उस पर जो कोई प्रकाश आपतित होगा ऐसे प्रिज्म पर जिसका प्रिज्म कोण अल्फा और अपवर्तनांक म्यू है, उस पर जब प्रकाश आपतित होगा तो अपवर्तन के पश्चात जो विचलन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फा म्यू माइनस 1 के, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जब अल्फा प्रिज्म कोण वाले म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम पर प्रिज्म पर जब कोई प्रकाश आपतित होता है तो अपवर्तित जो किरण होती है उसका जो विचलन कोण होता है डेल्टा, वो किसके बराबर होता है, अल्फा म्यू माइनस 1 के। यदि अल्फा प्रिज्म कोण व म्यू अपवर्तनांक वाले प्रिज्म पर जब प्रकाश आपतित होता है तो विचलन कोण जिसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं वो डेल्टा किसके बराबर होता है, अल्फा म्यू माइनस 1 के, ठीक है। तो विचलन कोण डेल्टा इक्वल टू होता है अल्फा म्यू माइनस 1। जहां डेल्टा ए बी व बी सी अपवर्तक पृष्ठों प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठ कौन कौन सी है जिन पर प्रकाश आपतित होगा, ए बी व बी सी। जहां डेल्टा क्या है, ए बी व बी सी अपवर्तक पृष्ठों पर प्रकाश के आपतन से उत्पन्न विचलन कोण है, प्रकाश किरण के मार्ग में उत्पन्न विचलन कोण है।
विचलन कोण देखो इस तरीके से होगा, जैसे ये वाली किरण आपतित हुई, ठीक है, अब ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, लेकिन इस अपवर्तक सतह की वजह से प्रिज्म के कारण वो विचलित हो जाती है इतनी, तो विचलन कोण यहाँ आएगा, ठीक है, जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन वो इस तरीके से अपवर्तित हुई है, तो विचलन कोण कितना हो जाएगा, डेल्टा, और ये डेल्टा है तो ये भी कितना हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। अब इस वाले त्रिभुज से देखिए आप, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने कितनी मानी है, स्रोत एस से लेके प्रिज्म के इस वाले आधार तक की, एसी तक की दूरी कितनी है, ए है, ये दूरी कितनी है, डी, टोटल डी है, यहाँ कितनी हो जाएगी, d/2। तो ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, जैसे ये विचलन कोण है डेल्टा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, एस से यहाँ तक की दूरी, प्रिज्म के इस तक की दूरी ए है, और ये दूरी कितनी है, S1 व S के बीच की दूरी d/2, ठीक है। तो यहाँ से आप tan डेल्टा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, tan d/2 अपॉन a आएगा कि नहीं, ठीक है, tan का मान कितना आ जाएगा, d/2 अपॉन a, लिख लीजिए यहाँ पर, यदि प्रकाश स्रोत S से प्रिज्म के आधार के बीच की दूरी, S से द्विप्रिज्म की दूरी a है, तब इसको यदि सेंटर पॉइंट O दे देते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, त्रिभुज S1SO से, ठीक है, S1SO से tan डेल्टा इक्वल टू कितना आ रहा है, d/2/2a, ठीक है, d/2 अपॉन 2a। अब यदि डेल्टा विचलन कोण अत्यल्प है तो आप tan डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ डेल्टा लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि tan डेल्टा क्या होता है आपका, साइन अपॉन कॉस। अब जब डेल्टा का मान अत्यल्प होता है तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, और डेल्टा का वैल्यू, साइन डेल्टा का वैल्यू तो डेल्टा लिखते हैं और कॉस डेल्टा का 1 लिखते हैं, तो टोटल tan डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा, ठीक है। यदि विचलन कोण डेल्टा अत्यल्प है तो क्या हो जाएगा, tan डेल्टा बराबर डेल्टा इक्वल टू d/2a, ठीक है, d/2a। हमें निकालना क्या है, व्यतिकरण से उत्पन्न फ्रिंजों, हमें निकालना है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब व्यतिकरण में हमें पता है फ्रिंज चौड़ाई कितनी होती है, व्यतिकरण प्रारूप में हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें एकांतर क्रम में मिलती हैं पर्दे पर, और दो दीप्त व दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई, जिसे हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं, बीटा कितना होता है, लैम्डा d अपॉन d, यही होता है लैम्डा d अपॉन d, जहां पर लैम्डा क्या है, उस आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, और d क्या होता है, स्मॉल d क्या होता है, दोनों कला संबद्ध स्रोत S1 व S2 के बीच की दूरी, और कैपिटल D क्या होता है, स्रोत S से पर्दे के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर स्रोत S से पर्दे के बीच की दूरी कितनी लिख लेंगे आप, a+b लिख सकते हैं, ठीक है, और स्मॉल d हमें चाहिए क्या, तरंग दैर्ध्य लैम्डा, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीटा d अपॉन d, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसमें tan डेल्टा इज इक्वल टू मैंने d/2a लिखा है ना, और डेल्टा का वैल्यू कितना है, समीकरण 1 से, इसको 1 लिख दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा इक्वल टू क्या लिख देंगे, अल्फा म्यू माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, d/2a के, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेप और लिख लीजिए, डेल्टा इक्वल्स टू d/2a इक्वल्स टू अल्फा म्यू माइनस 1, ठीक है, डेल्टा d/2a इक्वल्स टू अल्फा म्यू माइनस 1।
उसके बाद लिख लीजिए चूंकि व्यतिकरण प्रारूप में व्यतिकरण प्रारूप हमें कहां पर मिलता है, पर्दे पर। व्यतिकरण प्रारूप में पर्दे पर फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई कितनी होती है, दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी बीटा इक्वल टू कितना होता है, लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, स्मॉल डी आता है ना ऊपर, कैपिटल डी होता है ऊपर, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखो कॉपी में, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होता है। ठीक है, जहां प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा डी अपॉन डी। ठीक है, बीटा डी अपॉन डी। यहाँ पर एक स्टेप में एक और लिख लीजिए, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पर डी का वैल्यू चाहिए ना, तरंग दैर्ध्य निकालनी है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकालनी है। तो पहले फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला लिख लेंगे, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। यहाँ से लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा बीटा डी अपॉन कैपिटल डी। अब स्मॉल डी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं ना, फ्रेनेल द्विप्रिज्म में कितना होगा, डी इक्वल टू 2a अल्फा म्यू माइनस 1। ठीक है, डी का वैल्यू, स्मॉल डी का वैल्यू समीकरण 3 से रखेंगे और कैपिटल डी किसके बराबर है, a प्लस बी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 3 से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा बीटा 2a अल्फा म्यू माइनस 1 अपॉन कैपिटल डी कितना है, a प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी। ठीक है, ये आ गई आपकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य फ्रेनेल के द्विप्रिज्म प्रयोग में। ठीक है, तो यदि आपको a और b का मान पता है, a और b मतलब स्रोत से लेंस के प्रिज्म के बीच की दूरी और प्रिज्म से पर्दे के बीच की दूरी, a प्लस b का मान पता है। अल्फा, अल्फा क्या था, प्रिज्म कोण क्वेश्चन में गिवन होगा। अपवर्तनांक कांच है तो 1.5 लिख देना, और वैसे गिवन होता है। और a, फिर से a की वैल्यू आपको पता होगी, बीटा फ्रिंज चौड़ाई का मान दिया हुआ होगा, तो वहां से आप इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ कैपिटल डी ऊपर ही है। तो आपने व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करते हैं, क्योंकि कला संबद्ध स्रोतों के अध्यारोपण से स्पष्ट व्यतिकरण प्रारूप मिलता है। ठीक है, तो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की दो विधियां थी, तरंगाग्र के विभाजन द्वारा और आयाम के विभाजन द्वारा। तो हमने सबसे पहले लिया था तरंगाग्र के विभाजन द्वारा। यहाँ पर हम तरंगाग्र का ही विभाजन कर रहे हैं, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में भी हमने तरंगाग्र का विभाजन किया था, वहां से हमें पर्दे पर व्यतिकरण प्रारूप मिला। तो दो घटनाएं पढ़ ली आपने तरंगाग्र के विभाजन द्वारा, पहला तो यंग का द्विस्लिट प्रयोग और दूसरा फ्रेनेल का द्विप्रिज्म प्रयोग। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयाम के विभाजन द्वारा। ठीक है, तो आयाम के विभाजन द्वारा के उसके भी आपके दो एक्सपेरिमेंट है ऐसे ही। दूसरा पॉइंट है कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने की विधि में आयाम विभाजन द्वारा। ठीक है, तो आयाम विभाजन द्वारा इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में आपतित जो अपनी प्रकाश स्रोत होती है, प्रकाश तरंग होती है, उसको आपतित किया जाता है। आपतन के बाद आंशिक परावर्तन होता है उसका और आंशिक पारगमन होता है। तो परावर्तित तरंगों में
और पारगमित तरंगों में अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रारूप मिलता है। ठीक है, तो अभी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी इतना लिख लीजिए, इस विधि में आपतित प्रकाश तरंग को आंशिक परावर्तन या आंशिक अपवर्तन द्वारा दो या दो से अधिक तरंगों में आयाम विभाजन द्वारा व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए लिख लेना, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, दूसरा प्रयोग है न्यूटन वलय, तीसरा है माइकलसन व्यतिकरण मापी। ठीक है, तीन है इसमें, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, आंशिक परावर्तन या अपवर्तन द्वारा दो या दो से अधिक तरंगों में आयाम विभाजन द्वारा व्यतिकरण प्रारूप किया जाता है। इसी प्रकार न्यूटन वलय में और माइकलसन व्यतिकरण मापी में, जिसमें से इस बार आपका ये हटा दिया है। ठीक है, माइकलसन व्यतिकरण मापी वैसे और साल पढ़ाते हैं इसको, आपकी इच्छा है पढ़ना चाहें तो पढ़ा देंगे, वैसे क्वेश्चन इसमें से नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे पतली फिल्मों में व्यतिकरण। ठीक है, उसके बाद न्यूटन वलय, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। माइकलसन व्यतिकरण मापी भी अच्छा टॉपिक है लेकिन वो इस बार हटा दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले पतली फिल्मों में व्यतिकरण, आयाम विभाजन द्वारा वहां पर हम किस तरीके से व्यतिकरण प्रारूप प्राप्त करेंगे। टॉपिक लिख लीजिए यहाँ पर, पतली फिल्मों में व्यतिकरण। जैसे इसके में सामान्य जिंदगी में क्या उदाहरण है इसके, जैसे आप कोई साबुन के जैसे झाग बनाते हैं ना, तो बुलबुला जो बनता है, साबुन का जो बुलबुला होता है उस पर जब प्रकाश आपतित होता है तो आपने देखा होगा वो रंगीन सा दिखाई देता है। साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना व्यतिकरण की ही घटना है। तो वो जो फ्रिंजें बनती है ना, उसमें आपने देखा होगा बुलबुले में जैसे कलर्ड लाइन बनी होती है गोल गोल। ठीक है, वो व्यतिकरण ही है, व्यतिकरण की दीप्त फ्रिंजें हैं वो। ठीक है, जो चमकीली फ्रिंजें जिनको बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप कोई पानी है, उस पानी में आपने एक बूंद तेल की डाली। ठीक है, तो आप उस पानी में तेल की बूंद डालते हैं और उसको प्रकाश में रखते हैं, तो उस तेल की बूंद पर प्रकाश आपतित होता है तो भी वो रंगीन सी दिखाई देती है। ठीक है, साबुन वाला आपने जनरली देखा होगा, ये नहीं देखा होगा। ठीक है, तो होता क्या है उसमें, अब होता तो साबुन की बूंद इतनी छोटी सी है। ठीक है, वो एक तनु फिल्म बन गई, उसी को बोलते हैं हम पतली फिल्म। ठीक है, साबुन का जो बुलबुला होता है उसमें पतली फिल्म ही बनती है वो। ठीक है, तो हालांकि वो छोटा सा ही होता है बुलबुला, लेकिन उसको पढ़ने के लिए कि उसमें वो कलर्ड क्यों दिखाई देता है, उसमें व्यतिकरण कैसे होता है, उसके लिए हमको इसको बड़ी फिल्म बना लेंगे, बीच में आपको सारी चीजें बता देंगे कैसे इसमें व्यतिकरण मिलता है।
होती बूंद छोटी सी है, लेकिन हम उसको ऐसा मान रहे हैं कि वो इस तरीके से है। ठीक है, कोई फिल्म हमने ये मान ली कि ये पानी की जो बूंद है ना, उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है जिससे वो हमें चमकीली दिखाई देती है, उसको समझने के लिए हम इस पानी की बूंद को काफी बड़ा मान रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए टी मोटाई की है और म्यू अपवर्तनांक की कोई पतली फिल्म है। ठीक है, उस पतली फिल्म पर व्यतिकरण कैसे बनता है? ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कोई प्रकाश स्रोत है या फिर प्रकाश की किरण जो है इस फिल्म पर आपतित होती हैं। हाँ, अभी समझ में आ जाएगा आयाम विभाजन क्या है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रकाश आपतित हुआ इस तरीके से। ठीक है, प्रकाश आपतित हुआ यहाँ पर। अब देखिए इसका माध्यम अलग हो गया और इसका माध्यम अलग है। यहाँ पर निर्वात है, यहाँ पर अपवर्तनांक 1 है, यहाँ पर हमने कोई माध्यम मान लिया जिसका अपवर्तनांक म्यू है। तो आपको पता है कि जब विरल माध्यम से किरण सघन माध्यम में आएगी तो उसका क्या होगा, इस माध्यम में अपवर्तन होता है। विरल से सघन में आएगी तो क्या होगा, विरल माध्यम से कोई किरण सघन माध्यम में आएगी तो उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो हमने ये बताया आयाम विभाजन कैसे होगा। अब सुन लीजिए, जैसे कोई प्रकाश किरण आई उसका क्या होगा, आंशिक परावर्तन और आंशिक पारगमन। ठीक है, तो आंशिक परावर्तन और आंशिक पारगमन मतलब एक ही प्रकाश किरण दो में चेंज हो गई तो उनका कुछ ना कुछ आयाम घट जाएगा, उनकी तीव्रता बढ़ जाएगी। तीव्रता बढ़ेगी मतलब आयाम भी बढ़ जाएगा उनका। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इस तरीके की कोई तरंग आपतित हुई तो उसका कुछ तो परावर्तन हो गया इस तरीके से और कुछ उसका पारगमन हो गया। तो इस तरीके से पहले जो आयाम था अब वो आयाम क्या है, विभाजित हो गया, दोनों का आयाम घट गया। इसी चीज को आप आयाम बोलते हैं। ठीक है, तो आयाम इस तरीके से विभाजित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका अभिलंब मान लिया, ये अभिलंब के बाद उसका कुछ भाग परावर्तित हो गया, कुछ भाग पारगमित हो गया। अब आपने ये तो अपवर्तन के नियम पढ़े हुए हैं कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है सघन माध्यम में। तो झुकने के जैसे जाती हो इस टाइम पर, वो झुकने के बाद इस तरीके से आ गई। ठीक है, ये चीज तो आपने पढ़ी हुई है कि अपवर्तन के नियम कि वो विरल से सघन में आएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ये आपकी हो गई पारगमित, ये अपवर्तित हो गई और ये परावर्तित। अब आपने ये भी पढ़ा है कि अपवर्तन कोण आपतन और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये भी आई होगा और ये भी आई होगा। ठीक है, और ये मान लिया हमने अपवर्तन कोण R। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसका आयाम विभाजन द्वारा, ये मान लीजिए कोई किरण आ रही थी आपकी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं मान लेती हूँ P1। ठीक है, P1 R1 क्या है आपकी परावर्तित किरण और ये वाली आपकी जो है अपवर्तित किरण है P1 C1। अब यहाँ पर फिर से अभिलंब बना लीजिए। ठीक है, अभिलंब के बाद अब किरण जो अपवर्तित हुई थी वो वाली किरण क्या है, इस पॉइंट पर टकराएगी। यहाँ पर टकराने के बाद अब क्या होगा, वो विरल माध्यम में जाएगी, मतलब सघन से विरल माध्यम में, तो वो अभिलंब से दूर हट जाएगी और स्थिति क्या बनेगी, ये। ठीक है, C1 T1 क्या है, पारगमित किरण है, ये अपवर्तित है, ये परावर्तित है और ये आपतित है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये किरण इससे टकराई, टकराने के बाद अब क्या होगा इसका, पुनः वो इस कोण से इस पर जाएगी। ठीक है, यहां पर उसका क्या हो रहा है, आंशिक परावर्तन और ये अपवर्तन, फिर से क्या हो रहा है, परावर्तन और अपवर्तन। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल R है, ये भी R होगा और ये भी R होगा और ये किसके बराबर होगा, I के। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब उसके बाद फिर से आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, अभिलंब। अभिलंब इस पॉइंट पर टकराने के बाद उसका फिर से क्या होगा, अपवर्तन और परावर्तन आयाम विभाजन द्वारा। जैसे मान लीजिए P2 पॉइंट पर टकराई, यहाँ पर P1 ये P2, इसके बाद क्या होगा, इसका आंशिक परावर्तन
और ये क्या होगा यहाँ पर अपवर्तन। अपवर्तन क्या होगा इस तरीके से, ठीक है। ये एंगल जब आर आ रहे हैं तो ये भी क्या होंगे आर और आर ही होंगे, ठीक है। यहाँ पर टकराने के बाद में अब उसका क्या होगा, फिर से विरल सघन से विरल में जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये मान लीजिए C2 पॉइंट, ये C2 पारगमित, ठीक है। और यहाँ पर अगेन ये बनेगा, तो ये आर आर। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि इस जो तनु फिल्म ली थी आपने पतली मोटाई की फिल्म, उस पर एक तरफ फिल्म के ऊपर तो P1R1 P2R2 परावर्तित किरणें मिल रही हैं और फिल्म के नीचे C1T1 C2T2 समानांतर पारगमित किरणें मिल रही हैं, ठीक है। तो इन परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रारूप मिलेगा एक, तो दूसरा नीचे इन पारगमित किरणों के व्यतिकरण से, पारगमित किरणों के अध्यारोपण से एक व्यतिकरण मिलेगा और एक परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण से, ठीक है। तो अब हम व्यतिकरण प्रारूप इनकी वजह से भी निकालेंगे और एक पारगमित किरणों की वजह से, ठीक है। तो अब एक बार रिजॉइन कर लो।